स्टार्ट विथ रिकॉर्डिंग। आपके पास भी प्रॉब्लम है, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो ये आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है, कंप्यूटिंग RLV AR एंड ये तो पुराना प्रॉब्लम है, सॉरी। यस, आपको मैंने इसमें प्रॉब्लम में वो आपके ग्रुप में दिया हुआ था प्रॉब्लम, ये मैं क्लोज कर रही हूँ। ये पुराना प्रॉब्लम है, हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग अपने बुक में देख लो, मैं जरा अपने मोबाइल में चेक कर लेती हूँ। जस्ट 1 मिनट। यस, एक बार हम लोग प्रॉब्लम रीड कर लेते हैं। इट वाज अबाउट SOP, LOP एंड बिजनेस। ठीक है, 3 कैटेगरीज के लिए घर यूज किया जा रहा था। मैं प्रॉब्लम रीड कर रही हूँ, आप लोग उसको देख सकते हो। Mr. B owns a building consisting of 3 identical units. ठीक है, आप लोग के पास प्रॉब्लम है, मैंने उस दिन आपको ट्रांसफर करके दिया है 10 तारीख को, तो आप वो स्क्रीनशॉट देख सकते हो। 3 identical units whose construction was completed on March 31, 2019. The building was occupied from 1st April 2019. Clear cut आपको दिया हुआ है कि बिल्डिंग ऑक्यूपाई हुई है 2019 से, 1st April 2019 onwards. The particulars pertaining to the building to the 3 units for the year ending are as follows. आपको नीचे particulars, fair rent दिया है, rent receipt दिया है, municipal taxes paid, due but not paid दोनों दिया है, land revenue दिया है, ground rent दिया है। ठीक है, nature of construction. Unit 1 self-occupied for residential purpose, then Unit 2 let out for residence, and third unit for business. ठीक है, for own business. अब आगे तुम लोगों को इंटरेस्ट ऑन बोरो फंड्स के बारे में दिया, जो उस दिन हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज हम लोग फिर से एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे। ऑन 1st April 2017 he had borrowed a sum of ₹5 lakhs bearing interest at 12% per annum for construction of the building. The total cost of construction of the building ₹12 lakhs. Compute the income from house property of B for the assessment year 2020-21. और ये आपको BAF यानी कि SY BAF के एग्जाम में March 18 में आया हुआ है, वहां से एडेप्ट किया हुआ है। ठीक है, सो चलो, प्रॉब्लम तो हमने उस दिन शुरू कर दिया था, ये मैं आपको सिर्फ रिवाइज करके बता रही थी कि हमने क्या क्या प्रॉब्लम में देखा था। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एक्चुअल प्रॉब्लम। एक मिनट रुको। So this is our sheet. यहाँ पे हमने प्रॉब्लम शुरू किया, ऊपर नेम ऑफ द SSC मिस्टर बी। आज नेट का इशू है, इसके लिए थोड़ा ये सब धीरे चल रहा है। Bear with me 2 minutes। एक बार ये सेटिंग हो गया, उसके बाद हम लोग आराम से अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, बाकी फॉन्ट ताकि आपको दिखाई दे। इसको मैं करूंगी बोल्ड एंड 16। यस, चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। आपने ऊपर लिख दिया नेम ऑफ द SSC, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, लीगल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस। इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने बनाया है पर्टिकुलर्स कॉलम। उस दिन सिर्फ तुम लोग चेक करते जाओ, आप लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है पर्टिकुलर्स, और उसके बाद 3 अमाउंट के कॉलम्स, रुपीस रुपीस रुपीस।
ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट लाइन पे लिखा नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नंबर 1। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट इनकम फ्रॉम यूनिट 1। ठीक है, इनकम फ्रॉम यूनिट 1 और आपने इसके ब्रैकेट में डाल दिया इट इज एसओपी। इनकम फ्रॉम यूनिट 1 और यूनिट 1 इज योर एसओपी। सो वो एसओपी का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, इनकम फ्रॉम यूनिट 1 दैट इज योर एसओपी। अब इस एसओपी में आपको मालूम है एसओपी का जीएवी होता है नील। ये उस दिन आपने किया था, इस पे हम लोग डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कॉलम्स खाली देखते जाना मैं कैसे कॉलम्स में इनपुट कर रही हूँ, क्योंकि 3 कॉलम्स अगर आप बनाते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 3 कॉलम्स, तो आप कैसे 3 कॉलम्स में एडजस्टमेंट करोगे। ठीक है, फॉर आवर कन्वीनियंस वी मेक 3 कॉलम्स। सो जीएवी इज नील, इसमें से हम लोग लेस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस और ऑल्सो नील, क्योंकि आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आपको कुछ भी अलाउड नहीं होता है। ऑल दैट इज अज्यूम टू बी कंपलसरी, आपको करना ही है वो, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको जगह दी हुई है रहने के लिए। तो ये आपका एनएवी आ गया नील। यहाँ पे हमको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था, दैट इज योर इंटरेस्ट। तो मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करके आगे बढ़ूंगी। इसके बाद माइनस किया हमने इसमें से लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी होता है, जो इस बार नहीं होगा। ठीक है, इस बार क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका एनएवी नील है तो उसका 30% भी नील ही आएगा। ये आपका पहला डिडक्शन। आपने ऊपर लिखा होगा डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, इसको कट करके नीचे लेके आते हैं। एक बार प्रोफॉर्मा क्लियर आपको पता चल गया ना, तो यू विल नॉट मेक मिस्टेक। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। ऊपर पहले आपको ये हेडिंग लिखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको डिडक्शंस नीचे दिखाने पड़ेंगे। यस, इसके सामने हम लोग लिखेंगे पहला डिडक्शन हमारा नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने की थी इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स, इंटरेस्ट ऑन लोन जिसको मैं बोलूं। तो इसके लिए मैंने बनाया है वर्किंग नोट नंबर 1 और उसके सामने अमाउंट डालना है मुझे। वो अमाउंट हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट दिखा रहे हैं। अब मैं अपना यहाँ पे आपको वर्किंग नोट दिखा रही हूँ। आप तो प्रॉब्लम के नेक्स्ट पेज पे बनाओगे इंटरेस्ट। बस यही पॉइंट हमको रिपीट करनी है जो उस दिन हम लोगों ने जल्दबाजी में की थी या विदाउट लैपटॉप की थी, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, ओरली करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। अब देखो, अब यहाँ पे तुम लोग को ध्यान देना है। देखो, मेरे हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है अप्रैल 17, यानी कि आपने लोन लिया है अप्रैल 17 में, लेकिन मेरा करंट प्रीवियस ईयर, ठीक है, मेरा करंट प्रीवियस ईयर है मेरा 1920। इसका मतलब मैं यहाँ पे जो कैलकुलेशन लूंगी वो मैं अप्रैल 19 से लूंगी। ठीक है, अप्रैल 19 से मैं जो लूंगी वो मेरा करंट प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 19 से मैंने घर को ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो उसका जो भी ब्याज है वो मुझे भरना है। ठीक है, आप बोलोगे इसके पहले का मतलब ये अप्रैल 17, इसका मतलब ये मेरा हो गया 1 अप्रैल से एक साल 31 मार्च 18 और दूसरा साल 14/18 से 31 मार्च 19। ठीक है, ये आपके 2 साल, ये जो 2 साल हैं हमारे, ओके वो वैसे दिख रहा है लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड। ये जो 2 साल है हमारे, इन दोनों सालों को आप क्या बोलते हो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इसके लिए मैंने 2 लाइन पे लिखा ताकि आपको समझ में आए। 17, 18, 18, 19 इट इज योर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ओके, अब ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कैलकुलेशन हम अलग करेंगे और आपका मेन कैलकुलेशन हम लोग अलग करेंगे।
ठीक है। अभी आप पहले हम लोग करंट प्रीवियस ईयर का करेंगे। हमेशा याद रखो जिस साल आप प्रॉपर्टी में रह रहे हो वो आपका करंट, आपका प्रीवियस ईयर, करंट प्रीवियस ईयर, पहले हमको करंट प्रीवियस ईयर का करना पड़ता है, उसके बाद जो पुराना हिसाब किताब है वो देखेंगे। सो करंट प्रीवियस ईयर आपको मालूम है हमने लोन लिया है 5 लाख रुपए का और उसके ऊपर 12% ब्याज, 12% मतलब 12/100। अगर मैं ये करने जाती हूँ तो ये होता है टोटल 60,000। अब 60,000 3 यूनिट्स आपने बनाए हैं, 3 यूनिट्स बनाए हैं, ये हम फर्स्ट यूनिट का कर रहे हैं, इसका मतलब 60,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 मैं करूंगी, दैट बिकम्स योर 20,000। ठीक है, दैट बिकम्स योर 20,000। सो जैसे ही ये 20,000 आ गया, ये मेरा करंट प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट। अब मैं इसको बिल्कुल कॉर्नर पे लिख रही हूँ ताकि मैं जब कैलकुलेशन करूँ तो तुम लोग को समझ में आए। ये मेरा करंट प्रीवियस ईयर का। अब मैं नेक्स्ट इसी में कैलकुलेट कर रही हूँ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट जो भी आपने खर्चा किया। अब यहाँ पे हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना था, 2 साल का। कैसे 2 साल का, यहाँ पे आप देख सकते हो शेडिंग में। ओके, शेडिंग में आप देख सकते हो 2 साल का मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। इसका मतलब इस 2 साल का मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा ब्याज का। तो जब 1 साल का ब्याज 60,000 है, कैसे 60,000 आप देखो, 50 लाख का 12%, तो कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं है उसमें। ओके, 1 साल का ब्याज फॉर 1 ईयर, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 60,000. तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर equals to 60,000 and total interest, total pre-construction interest equals to 1,20,000. ओके, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल इजी। 60,000 हर साल का इंटरेस्ट है, ऐसा मत समझो इस साल का 60,000 है तो पहले का क्या कम होगा। 5 लाख का लोन आपने लिया है, हर साल 12% पे करोगे तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर हमारा कौन सा ईयर है, देखो ऊपर शेड में से आप बता सकते हो 17-18, और सेकेंड ईयर आपका कौन सा है, आप शेड में से बता सकते हो 18-19। आप बोलोगे थर्ड ईयर, थर्ड ईयर तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ना। किसी भी साल के ब्याज का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। इस साल का इस साल में पूरा मिल जाएगा, और जो प्री कंस्ट्रक्शन है वो आपको 5 हिस्सों में बट के मिलता है। सो ये जो आपका टोटल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आया 1,20,000, इसका आपको मिलेगा 5वां हिस्सा इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5, इसका आपको मिलेगा 5 हिस्सा। 5 साल तक आपको थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करके देंगे। क्यों 5 साल में थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करके देंगे? बिकॉज दैट बिकम्स योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, दैट बिकम्स योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो 1,20,000 उसका 5वां हिस्सा होता है 24,000 रुपए, इक्वल टू 24,000 रुपए। इस 24,000, ये 24,000 पूरे यूनिट के लिए, उसमें पूरे बिल्डिंग के लिए 5वां हिस्सा आपको मिला है। इसके आप 3 हिस्से करोगे, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक लेट आउट, एंड द थर्ड वन इज फॉर द मेन प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रॉपर्टी। सो इसका आपको 1/3 लेना है, जैसे आपने ऊपर 1/3 लिया, इसका भी 1/3 लोगे, दैट बिकम्स 8,000। सो ये 8,000 मैं लिखूंगी सीधा आउटर कॉलम में, और मैं जब नीचे टोटल करूंगी 20,000 इस साल का, 8,000 प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, टोटल कम्स टू 28,000। इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो पूछो। प्लीज यू कैन आस्क, 28,000 कैसे आया? इज इट क्लियर? ओके, अगर अभी भी डाउट है जब तक मैं लिख रही हूँ, यू कैन रेज योर हैंड। नहीं, अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो नीचे हम लोग नेक्स्ट लाइन पे, लेकिन नेक्स्ट कॉलम में। ओके, नेक्स्ट कॉलम में आप लिखोगे ब्रैकेट में 28,000, ब्रैकेट में मतलब ये हो गया माइनस, और उसके सामने लिखोगे इनकम फ्रॉम, यहां से लिख रही हूँ मैं, इनकम फ्रॉम एसओपी या इनकम फ्रॉम यूनिट 1, जो भी आप लिखो। आप बोलोगे ये इनकम नहीं है, मैं बोलती हूँ ये नेगेटिव इनकम है। इनकम ही है पर नेगेटिव इनकम है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट इफ यू हैव? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 1 मिनट। अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो मैं जाती हूँ सेकेंड यूनिट की तरफ। इनकम फ्रॉम यूनिट 2।
एलओपी। एनी डाउट? नो? चले आगे। यस, चलो इनकम फ्रॉम यूनिट टू एलओपी। ओके, 1 मिनट, किसी का तो डाउट है। मैम टेल मी अबाउट 28,000। ये कौन है? अंकित। अंकित ने लेट ज्वाइन किया क्या? देखो 28,000 कैसे हुआ? सबसे पहले आपने इस साल का प्री कंस्ट्रक्शन किया, ये मैं आपको क्लियरली वर्किंग नोट में से बता रही हूँ। 2 साल हमारा घर अंडर कंस्ट्रक्शन था और 3rd ईयर मुझे मिला है पोजीशन, यानी कि मैं इस घर में रहना चालू किया। जब मैंने रहना चालू किया 5 लाख के ऊपर 12% यानी कि 60,000 ब्याज, 60,000 के मैंने 3 हिस्से कर दिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट एंड बिजनेस। 3 हिस्सों में हम अपना घर बांट के यूज कर रहे हैं ना। सो इस हिस्से का 60,000 का 1/3 यानी कि 20,000 हो गया। उसके बाद जो 2 साल घर बन रहा था उस इंटरेस्ट का क्या वो मुझे मेरी जेब से भरना पड़ेगा? क्या मुझे उसका इनकम टैक्स कोई भी डिडक्शन नहीं देगी? आंसर इज देगी। देगी। आप टोटल कैलकुलेट करो और उसका वो 5वां हिस्सा आपको देगी। 5वां हिस्सा मतलब 1 साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में, 5वें साल में, एवरी ईयर 15 करके देगी। एंड एट द एंड ऑफ द 5th ईयर आपका पूरा वो वाइप आउट हो जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्यों किया गया है? ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना हो। दोनों इंटरेस्ट अगर आप एक ही साल में ले लोगे ना तो आगे जिंदगी में फिर सोचोगे कि जब प्रॉपर्टी बन रही थी तब के ब्याज का क्या हुआ, फिर वो याद नहीं रहता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी जैसे ही हाथ में आती है उसी साल में उसको बेच देते हैं। तो ये फिर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का फायदा किसको मिलना चाहिए? पहली पार्टी को, सेकेंड पार्टी को। ये लफड़े हो जाते हैं। इसके लिए व्हाट दे डू इज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का आपको 1/5 एवरी ईयर मिलता है। ओके, और करंट प्रीवियस ईयर का डिडक्शन आपको पूरा मिलता है। सो करंट प्रीवियस ईयर का तो मुझे मिल गया 20,000 रुपया। अब प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 2 साल प्री कंस्ट्रक्शन था, यानी कि कंस्ट्रक्शन में थी मेरी बिल्डिंग 2 साल के लिए। 2 साल मैंने देखा 60,000 1 साल का ब्याज, 60,000 2 साल का ब्याज, दोनों का हो गया 1,20,000। इस 1,20,000 का 5वां हिस्सा होता है 24,000। 24,000 का मुझे मिलेगा 1/3, क्योंकि मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सिर्फ 1/3 है। तो ये हो गया 8,000। 24,000 का 1/3 इज 8,000। 20 + 8 comes to 28। ओके, सो दिस इज अबाउट योर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स योर एलओपी। यहाँ पे मैं ऊपर जाती हूँ थोड़ा, अपना फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, एलओपी, एलओपी का जीएवी। अब इस जीएवी के लिए अगेन आपको वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, कभी भी एलओपी का जीएवी वहीं का वहीं कैलकुलेट मत करना, तकलीफ होती है। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स उधर ही करके आते हैं, लेकिन इट्स बेटर इफ यू गो फॉर द वर्किंग नोट। जब हमारे पास स्पेस है तो व्हाई नॉट टू यूज दैट स्पेस। ठीक है, वहीं पे कंजूसी करने का कुछ मतलब नहीं है। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी ऑफ एलओपी। ठीक है, जीएवी ऑफ एलओपी। अब जीएवी ऑफ एलओपी के लिए आपको क्या क्या दिया हुआ है देखो। पहले दिया है फेयर रेंट, ठीक है, अमाउंट डालते जाते हैं। उसके बाद आपको दिया हुआ है एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसके बाद चाहिए म्युनिसिपल वैल्यूएशन। याद है आपको? पहला हम लोग लेते हैं फेयर रेंट। फेयर रेंट इज योर ए पार्ट। हमेशा हम लोगों ने जीएवी के फॉर्मूलाज में याद किया था। फेयर रेंट इज योर ए, देन बी इज योर म्युनिसिपल वैल्यूएशन, yes, whichever is higher. C is RLV. RLV is whichever is higher. A और B जो भी उसमें से बड़ा हुआ। उसके बाद D हम लोग लेते हैं एक्चुअल रेंट, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट की बात नहीं है। उसके बाद that comes your GAV, whichever is higher, again same। ठीक है, तो चलो फेयर रेंट कितना है सेकंड प्रॉपर्टी का, लेट अस सी। 60,000। मैं बिल्कुल आराम से साइड में डाल रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 72,000। नहीं, म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं दिया हुआ है। फेयर रेंट है 60,000। एक्चुअल रेंट है, एक मिनट, एक्चुअल रेंट है 72,000, मींस दिस इज 0। ठीक है, whichever is higher, 60,000 is higher, so that becomes your 60,000। एक्चुअल रेंट दिया है 72,000, whichever is higher मतलब आपका 72,000 is higher। ये आपका हो गया जीएवी। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा।
इस GAV को हम लोग लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम, हाँ, दिस इज अवर फर्स्ट कॉलम 72,000, ठीक है। सो 72,000 बिकम्स योर GAV। इसमें से आप माइनस करोगे म्यूनिसिपल टैक्सेस। अब यहाँ पे आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस दो तरीके की दी गई हैं, लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड। अब यहाँ पे देखो आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस दो तरीके का है, आपको क्लियरली बोला हुआ है म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, म्यूनिसिपल टैक्सेस ड्यू बट नॉट येट पेड। ड्यू बट नॉट येट पेड को आप क्या बोलते हो? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग म्यूनिसिपल टैक्सेस आपको कभी भी उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन विल बी गिवन ओनली व्हेन यू पे टैक्स। अगर ऐसा होगा तो बहुत सारे लोग, आपको मालूम है हम लोग का म्यूनिसिपल टैक्स बहुत टाइम तक रहता है, ठीक है, हम लोग पे नहीं करते हैं, सालों साल वो चलता रहता है, तो सालों साल के बाद जब आप पे करोगे आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, आउटस्टैंडिंग का डिडक्शन नहीं। सो म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, आपको डिडक्शन मिलेगा उसका 5,000। 72 में से 5,000 गया तो ये आ जाता है 67,000, दैट बिकम्स योर NAV। ठीक है, इसमें से हम लोग माइनस करेंगे वापस, सेम प्रोसीजर हमारा, लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। 24 के डिडक्शंस हम लोग लेते हैं। कौन से डिडक्शंस लेते हैं? पहला डिडक्शन हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है? 30% ऑफ NAV। NAV का 30%। अगर मेरा NAV है 67,000 तो व्हाट विल बी 30%? जरा कैलकुलेट करो, आप लोग भी कैलकुलेट करो, मैं भी इस कैलकुलेटर में देखती हूँ। 67,000 का 30% into 30%, इट कम्स टू 20,100। डाउट हो ना कुछ भी तो प्लीज आप लोग पूछ लेना। 20,100, ओके। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज नथिंग बट 30% ऑफ NAV। NAV इज 67,000, 67,000 का 30% 20,100। उसके बाद सेकंड डिडक्शन, सेकंड डिडक्शन आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स। उसको वापस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, या इंटरेस्ट ऑन लोन में जी सीधा सीधा बोलूं, बोरोड फंड्स मतलब लोन, ठीक है, उसको वापस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपका जो पहली प्रॉपर्टी का था वही दूसरी प्रॉपर्टी का भी होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी एक्चुअली वही है, ठीक है, खाली उसके हमने 3 हिस्से किए हुए हैं। तो पहले हिस्से को अगर 28,000 मिल रहा है तो दूसरे को भी 28,000 मिलेगा। आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा कैसा, पहला तो हम खुद रह रहे थे, दूसरे को हमने भाड़े पे चढ़ाया। भाड़े पे चढ़ाया तो क्या हो गया? लोन तो उतना ही था ना हमारा, 5 लाख रुपया प्रॉपर्टी का, ठीक है। 12% इस साल का 60,000, पिछले 2 साल का 1,20,000 आपकी पूरी प्रॉपर्टी का हिस्सा है, पूरी प्रॉपर्टी का लोन है। अगर मैं तुम लोगों से एक बात पूछूं, हमने पूरी प्रॉपर्टी पे आज तक 3 साल में कितना इंटरेस्ट पे किया? योर आंसर विल बी 1,80,000, राइट? 60 60 60। तो इस साल के 60 को डिवाइड करके, 3 हिस्से में डिवाइड करके आप पूरा क्लेम कर रहे हो। पिछला 1,20,000 आप 3 हिस्सों में डिवाइड करके you are taking 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 because that is the pre-construction interest, that's all, बाकी कुछ नहीं है उसमें। ओके, सो ये दोनों हम लोग जब प्लस करेंगे, 67,000 में से मुझे ये दोनों अमाउंट माइनस करने हैं, तो ये दोनों अमाउंट, चलो मैं इसको थोड़ा अंदर लिख लेती हूँ ताकि तुम लोग का कंफ्यूजन ना हो। 20,100 नहीं, ये थोड़ा ज्यादा ही अंदर हो गया, छोड़ो। क्यों यहाँ जगह नहीं मिल रही है? एक मिनट, बहुत ज्यादा हो गया, छोड़ो। यस, सो चलो ये दोनों डिडक्शंस 20,100 और 28,000, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगी तो मुझे अमाउंट मिलेगा कितना? देखो अब कंफ्यूजन ना हो, मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं ले रही हूँ बाहर वाले कॉलम में, छोड़ो, ठीक है। 20,100 और 48,000, इन दोनों को प्लस किया तो कितना होता है? 48,100। ये 48,100 और 67,000, मैं दोनों को शेड करती हूँ, आपको समझ में आएगा हमने किसमें से क्या माइनस किया। 67,000 में से 48,100 माइनस किया। आप बोलोगे मैं कैलकुलेटर पे अलग अलग माइनस करता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान देना कि आपके दोनों डिडक्शंस आप माइनस कर रहे हो। बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक डिडक्शन माइनस करते हैं, दूसरा करते ही नहीं है।
सो 67,000 में से आपको 20,100 भी माइनस करना है और 28,000 भी माइनस करना है, ठीक है। सो 67,000 में से वी आर डिडक्टिंग 20,100 एंड 28,000, तो मेरा आंसर आ जाएगा 18,900। ये आया 18,900। इसके सामने मैं लिखूंगी इनकम फ्रॉम यूनिट 2 या इनकम फ्रॉम एलओपी, ठीक है, इनकम फ्रॉम एलओपी। अब ऊपर वाला इनकम यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड और 18,900, इन दोनों को जब मैं कंपेयर करूंगी तो मुझे मेरा फाइनल आंसर मिलेगा थर्ड कॉलम में, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड कॉलम को जब मैं कंपेयर करूंगी तो मुझे मेरा फाइनल आंसर मिलेगा। आप बोलोगे यूनिट 3 का क्या? यूनिट 3 हमको कंसिडर नहीं करना है बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस। नीचे हम लोग इसके लिए नोट लिखेंगे, इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस, और बिजनेस के लिए कैलकुलेशन हम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं करते हैं। बिजनेस के लिए कैलकुलेशन हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के टॉपिक में करते हैं, उसके हेडिंग में करते हैं। जैसे सैलरी मिल गई तो सैलरी का कैलकुलेशन आप हाउस प्रॉपर्टी में नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। सो सिमिलरली यहाँ पे जो डिडक्शन है वो आप यहाँ बिजनेस का जो डिडक्शन है वो बिजनेस के चैप्टर में दिखाओगे, यहाँ पे नहीं। सो आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और वो मैं डालूंगी सीधा लास्ट कॉलम में, ठीक है। सीधा लास्ट कॉलम में अमाउंट डालूंगी माइनस 28,000 में से अगर मैं 18,900 माइनस करती हूँ, ठीक है, यानी कि 18,900 मेरा एक पॉजिटिव इनकम है और 28,000 मेरा नेगेटिव इनकम है। फाइनल आंसर इज नेगेटिव 9,100, 9,100। ओके, इसका मतलब मुझे हाउस प्रॉपर्टी से एक्चुअली लॉस है। रिमेंबर दिस, 18,900 इनकम हुआ, 28,000 मेरा लॉस था, दोनों को जब मैंने एडजस्ट किया 9,100 इज माय फाइनल आंसर। अब ये प्रॉब्लम मैंने एनापुरे के बुक में से करवाया हुआ है। एनापुरे के बुक में ध्यान देना, अगर आप ये बुक यूज करते हो ना, ध्यान देना इस प्रॉब्लम में एक मिस्टेक है, प्रिंटिंग में मिस्टेक है प्रॉब्लम के, ठीक है। क्या प्रिंटिंग में मिस्टेक है? जो उसने सॉल्यूशन दिया है उस सॉल्यूशन में उसने प्री कंस्ट्रक्शन 1 ही साल माना है और उसके हिसाब से कैलकुलेशन की है, इसके लिए उसका आंसर रॉन्ग दिया हुआ है। आपको ध्यान देना है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट 2 साल का है। एक्चुअली मिस्टेक क्यों हुई है? क्योंकि ये 2018 का प्रॉब्लम है और उन्होंने 2019 के बुक में डाल दिया है विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, तो आपका आंसर उसमें गलत आएगा। आप कभी बुक देखोगे आप बोलोगे यार हमने तो गलत किया है, हमने गलत नहीं किया है, वहां पे मिस्टेक है। सो आप वो ध्यान देना, ठीक है। अब बाकी नीचे लिखोगे नोट, नोट किस किस का लिखोगे? जो जो चीजें आपने छोड़ी हैं, प्लीज राइट द नोट, आई एम टेलिंग यू क्या क्या हमने छोड़ा है इस प्रॉब्लम में। देखो सबसे पहले तो हमने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, नेक्स्ट नोट लिखो नंबर 1, यस, एक मिनट मैं लिखती हूँ नीचे नोट। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट is given as 20%, 1/5 या 20% एक ही बात है, as 20% for 5 years, 20% for 5 years, ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है थोड़ा, so pre-construction interest is given as 20% for 5 years. This is just a note to be given ताकि आपको याद रहे। आप बोलोगे 20% क्यों मैडम, आपने 1/5 बोला, 1/5 और 20% सेम होता है। यू कैन राइट 1/5 एवरी ईयर, 1/5 फॉर 5 years, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे, फॉन्ट में बड़ा करती हूँ, पहले मेरे को लिख लेने दो नहीं तो प्रॉब्लम हो रही है। यूनिट 3 इज इग्नोर्ड as the property is used for own business.
ठीक है, यूनिट 3 इज इग्नोर्ड बिकॉज द प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर ओन बिजनेस, और जब हम ओन बिजनेस की बात करते हैं तो वो कैलकुलेशन बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाते हैं। उसके बाद आपको इस प्रॉब्लम में म्युनिसिपल टैक्सेस है, वो थर्ड पॉइंट हम लोग थर्ड एजम्पशन थर्ड नोट लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्सेस आर नॉट अलाउड। So जो भी मेरी आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्सेस है दैट विल नॉट बी अलाउड बिकॉज ऑन द पेमेंट बेसिस, एक्चुअल जब मैं पे करूंगी तो ही मुझे डिडक्शन मिलेगा। सो आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपल टैक्सेस आर नॉट अलाउड। उसके बाद अगर आप प्रॉब्लम देखोगे तो प्रॉब्लम में आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, लैंड रेवेन्यू, ग्राउंड रेंट, ऐसे आपको आगे के प्रॉब्लम्स में बहुत कुछ दिया रहेगा, एनुअल चार्ज दिया रहेगा, देन कुछ लैंड टैक्स दिया रहेगा। तो ये सब हम कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड डिडक्शन में कंसिडर हो जाते हैं। सो वहां पे आप लिखोगे जो वर्ड्स दिए हैं आपको, लैंड रेवेन्यू एंड दूसरा क्या था, ग्राउंड रेंट। यस, लैंड रेवेन्यू एंड ग्राउंड रेंट आर इग्नोर्ड एज कवर्ड इन स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये क्या चीज है मैं आपको बता रही हूँ, डोंट वरी। यस, अब ये क्या हो गया, okay. So land revenue and ground rent are ignored as covered in standard deduction. My dear students, ये land revenue, ये ground rent क्या होता है? देखो, हर किसी प्रॉपर्टी का, आप जब प्रॉपर्टी भाड़े पे चढ़ाते हो ना, हर किसी प्रॉपर्टी के खर्चे अलग अलग होते हैं। एक मेरा घर है फ्लैट जो मैंने भाड़े पे चढ़ाया, मुझे खाली उसका मेंटेनेंस पे करना पड़ रहा है। दूसरा, मान लो कोई प्रॉपर्टी है लैंड प्रॉपर्टी, तो उसमें मुझे वहां पे कुछ लैंड रेवेन्यू देना पड़ता है, कुछ ग्राउंड रेंट देना पड़ता है। तो एक एक के लिए गवर्नमेंट मुझे अलग अलग कैलकुलेशन नहीं देगी। गवर्नमेंट मुझे क्या बोलती है, तुम 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो और तुम्हारा सब खर्चा उसमें से करो। कहीं पतरा टूटा हुआ है, कहीं कलर करके देना है, कहीं बाउंड्री बना के देनी है, कहीं दरवाजा टूटा हुआ है, 30% डिडक्शन लो, आप उसके हिसाब से अपना काम करो। सो लैंड रेवेन्यू, ग्राउंड रेंट जो भी है दैट इज कवर्ड इन द स्टैंडर्ड डिडक्शन। सो दिस इज व्हाट इज योर प्रॉब्लम। कुछ डाउट है तो पूछ लो, 3-4 मिनट है अभी। अगर तुम लोगों को समझ में, समझो कंफ्यूजन है, अभी नया नया प्रॉब्लम है, रिकॉर्डिंग में शेयर कर रही हूँ, उसको देखो, उसके बाद तुम लोगों को कोई डाउट आता है, बी फ्री टू आस्क, बट डोंट लेट दिस प्रॉब्लम गो आउट। अपने हाथ से इसको जाने नहीं देना। बहुत इजी प्रॉब्लम है, खाली आपको समझना है। एनी डाउट यू हैव? बहुत इजी है हाउस प्रॉपर्टी, खाली 2 डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, इंटरेस्ट ऑन लोन, बस। खाली इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया हुआ है वो आपको उठाना है। नॉर्मली इसी साल का होता है, अगर प्री कंस्ट्रक्शन दिया है तो प्री कंस्ट्रक्शन भी डालना है। ठीक है, 99% सिर्फ इस साल का इंटरेस्ट होता है, तो वो आप लेके कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एनी डाउट? चलो स्क्रीनशॉट ले लो पार्टिसिपेंट्स का। विल वाइंड अप विद द लेक्चर। डाउट कुछ भी हो, 100% तुमको उसको वापस रिवाइज करना ही पड़ेगा। जब तक नहीं रिवाइज करोगे, 100% आपको समझ में आया, ये बोलना धोखा है। आप अपने आप को धोखा देने को तैयार हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्लीज रेफर टू दिस प्रॉब्लम वंस अगेन, फाइंड आउट योर डाउट्स एंड मैसेज मी। डायरेक्ट मैसेज करो, नो इश्यू। मैं वहीं का वहीं लैपटॉप ओपन करूंगी, कहाँ क्या प्रॉब्लम था, कहाँ क्या पॉइंट थी, वो मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अगर सच में ध्यान दिया होगा तो डाउट होना ही चाहिए, नहीं है डाउट तो आई एम वेरी हैप्पी, मेरे बच्चे बहुत होशियार हो गए। ऐसे होशियार बच्चों के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो आई एम एंडिंग मीटिंग फॉर ऑल, टेक केयर, स्टे सेफ।